चैप्टर 16 सौरभ और सृष्टि बने फ्रेंड्स। अब तक आपने पढ़ा कि सौरभ एक मीटिंग के लिए गया हुआ रहता है। वो मीटिंग खत्म कर एक स्कूल जाता है और वो वहाँ अपना काम खत्म कर जब जा रहा होता है तभी उसका नज़र प्लेग्राउंड में झूले पर बैठी सृष्टि पर जाता है। सृष्टि को वो झूला झुलाने के बाद वो उसके साथ बेंच पर बैठकर पूछता है कि उसके कोई फ्रेंड नहीं है क्या। तब सौरभ सृष्टि से फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। अब आगे अंडरस्को। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराते हुए हाँ बोली। उसके बाद वो फिर से थोड़ा उदास हो गई और बोली, पर आप तो बहुत बड़े हो और मेरे स्कूल में नहीं पढ़ते हो, तो आप मेरे साथ स्कूल में कैसे खेलोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सृष्टि का बात सुनकर सौरभ बोला, स्कूल में ना सही हम घर में तो एक साथ खेल सकते हैं ना। वैसे भी आप स्कूल में अपने क्लास के बच्चों को फ्रेंड्स बनाओ और उनके साथ आप स्कूल में खेल लेना। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि ओके में सर हिला दी। तभी वहां पर एक मैम आई और वो सृष्टि से बोली, सृष्टि चलिए क्लासरूम में गेम पीरियड खत्म हो गया। मैम का बात सुनकर सृष्टि ओके बोली और फिर सौरभ के तरफ देखकर उसके गाल पर किस कर बोली, बाय हैंडसम अंकल। सौरभ उसके हरकत पर मुस्कुरा दिया और फिर वो भी सृष्टि के दोनों गाल पर किस कर बोला, बाय क्यूटी, हम आपसे घर पर मिलते हैं। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराकर ओके बोली और फिर अपने क्लासरूम के तरफ चली गई। सौरभ भी उसके जाने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वो अपने ऑफिस में आकर अंकित को अपने कैबिन में आने को बोल चला गया। जाह्नवी को पता चल गया था कि सौरभ ऑफिस आ गया है, इसलिए वो कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। वही अंकित सौरभ के कैबिन में इंटर किया। उसके बाद सौरभ उससे पूछा, उस बाइक के बारे में क्या पता चला? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंकित सौरभ का बात सुनकर बोला, सर कल आपने जिस बाइक के बारे में हमें बताया था, हमने जब ढूंढा तो वो बाइक का कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही बाइक पर बैठे उन दोनों इंसान का कोई पता चला है। सौरभ अंकित का बात सुनकर बोला, और उस बाइक वाले को चाकू किसने मारा था? सौरभ का बात सुनकर अंकित बोला, सर पता नहीं वो चाकू किसने मारा और क्यों, पर वो चाकू गलती से वहीं पर रह गया था और मैंने पता किया है कि उस चाकू पर कोई पॉइजन था जिससे किसी भी इंसान को करीब 6 घंटे तक बेहोश किया जाता है। सौरभ उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। सौरभ ने कम इन बोला तो जाह्नवी के एक हाथ में कॉफ़ी कप था और दूसरे हाथ में एक डायरी। जाह्नवी कॉफ़ी कप रख कर सौरभ को उसका आगे का शेड्यूल बताने लगी। तब तक अंकित कैबिन से बाहर चला गया था। सौरभ कॉफ़ी का एक सिप पीते हुए बोला, नॉट बैड, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छा बना लेती हो। सौरभ के अचानक ऐसा बोलने से जाह्नवी शेड्यूल बताते हुए रुक गई और सौरभ को मुस्कुराकर थैंक्स बोली और फिर से शेड्यूल बताने लगी। आज सौरभ पूरे टाइम ऑफिस में ही रहा और दिन भर काम करता रहा। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो जाह्नवी ऑफिस से निकलकर पास के ही मार्केट में चली गई और वहां से कुछ सामान खरीदी। उसके बाद वो घर वापस आ गई। उस टाइम सृष्टि नैना के साथ ग्राउंड में खेल रही थी। जाह्नवी उसको ग्राउंड में देखी पर उसे डिस्टर्ब नहीं कर खुद अपने फ्लैट में पहुंच गई। करीब आधे घंटे बाद सृष्टि खेलकर फ्लैट में आए। नैना ने देखा कि गेट खुला हुआ है, इसलिए वो बेल नॉक की तो जाह्नवी को गेट खोलते देख सृष्टि खुशी से बोली, मॉम आप तो आज मुझे पहले ही घर आ गई। सृष्टि का बात सुनकर जाह्नवी वापस गेट लगाते हुए बोली, हाँ आज तो मॉम फर्स्ट हो गई। अब चलो जल्दी से आप अपने हाथ पैर धोकर आओ। सृष्टि जाह्नवी का बात सुनकर जल्दी से दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई। वही जाह्नवी वापस किचन में आ गई और नूडल्स बनाने लगी। सृष्टि थोड़ी देर में हॉल में आई तो जाह्नवी उसको टेबल पर बैठने को बोली और फिर उसके लिए एक बाउल में मैगी लेकर आई। सृष्टि मैगी देखकर खुश हो गई और अपना मैगी खाने लगी। तभी जाह्नवी सृष्टि से बोली, सृष्टि आराम से खाओ वरना आपका मुंह भी जल सकता है। वैसे आप अपने नानू नानी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो ना? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि जाह्नवी का बात सुनकर हाँ बोल दी और फिर मैगी खाने के बाद जाह्नवी उसको थोड़ा देर पाए उसके बाद टीवी पर राइमस लगाकर उसको देखने दे दी। जाह्नवी किचन में जाकर नैना से बोली, नैना तुम कल से 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकती हो। नैना जाह्नवी का बात सुनकर उदास होते हुए बोली, दीदी पर हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो यहाँ कोई है भी नहीं। नैना का बात सुनकर जाह्नवी बोली, तुम्हारा एक रूम पहले से ही कंफर्म है, तुम जब चाहो वहाँ जा सकती हो। वहाँ पर ब्लैक पर्ल ग्रुप के सारे मेंबर के रहने का इंतजाम किया गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक रूम पहले से ही रखा है। जाह्नवी का बात सुनकर नैना बोली, पर दीदी हम वहाँ करेंगे क्या? नैना का बात सुनकर जाह्नवी बोली, देखो नैना सबको अपने लाइफ में कभी ना कभी आगे बढ़ना पड़ता है। तुम भी वहाँ रहकर अपने सपने को पूरा करो। कब तक तुम हमारे साथ रहकर अपने इस अकेलेपन को ख़त्म करोगी? कभी ना कभी तुम्हें भी अपने लाइफ में कोई ऐसा चाहिए होगा जो तुम्हें समझे, तुम्हारा ख्याल रखे। नैना जाह्नवी का बात सुनकर बोली, ठीक है दीदी हम कोशिश करेंगे। डिनर बनने के बाद सब डिनर कर सोने के लिए चले गए। नैना लंदन में एक स्ट्रीट सिंगर का काम करती थी और उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था। वो वहाँ बहुत से रोड पर रह रहे ऐसे लोगों के साथ रहती थी जिनके पास घर नहीं था। वो सब एक बहुत ही गंदी जगह पर कुछ झोपड़ी बनाकर रहते थे।
पर वहां एक बार पुलिस वालों ने उन लोगों को भागा दिया। इत्तेफाक से जाह्नवी को इस बारे में पता चला था, पर जब तक वो वहां लोगों की मदद करने पहुंची बहुत सारे लोग जा चुके थे और कुछ लोग ही बचे थे। जाह्नवी उन सब को लेकर अपने अड्डे पर आ गई थी जहां पर उसके लोगों को रहने की जगह थी और वो सब वही काम भी करते थे। जाह्नवी ने लगभग को ट्रेनिंग देकर अपने आर्मी में शामिल कर लिया। कुछ जगह जगह से खबरें लाते थे और कुछ लड़ाई करने वाले बने। जाह्नवी ने नैना को सृष्टि की देखभाल के लिए अपने घर पर ही रख लिया था। इंडिया आने के बाद जहां पर जाह्नवी का अड्डा था वहीं पर उप में सभी उनके लोगों को रहने की जगह भी थी। जिन्हें बाहर अकेले रहना चाहते थे वो रह सकते थे, पर जिनके पास घर नहीं था उनका इंतजाम वहां पर बखूबी किया गया था। वहां पर वो लोग खुद खाना बनाते और रहते थे। 17 नाना नानी का घर। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सृष्टि को उसके नाना नानी से मिलवाने के लिए ले जाने वाली हैं। वो नैना को उसके रहने के लिए रूम देती है जिसमें नैना अपने और अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। अब आगे अंडरस्को। अगली सुबह जाह्नवी 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। उसने अपने और सृष्टि के कुछ कपड़े रात को ही पैक कर लिए थे। जाह्नवी उठकर सृष्टि को उठाए और एक्सरसाइज की और फिर सृष्टि को नहाने के बाद ब्रेकफास्ट कर दवाई खिलाई। उसके बाद वो सृष्टि के साथ नागपुर के लिए निकल गई। जाह्नवी ने आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से पिछले करीब 4 साल से नहीं मिली थी। मुंबई से नागपुर जाने में 3 घंटा लगता है, इसलिए जाह्नवी सुबह सुबह ही उज्ज्वल को कार लेकर बुला ली थी। जाह्नवी और सृष्टि कार में पीछे बैठे हुए थे और सृष्टि खिड़की के बाहर देखकर बार बार जाह्नवी को कुछ ना कुछ दिखा रही थी। 10 बजे के करीब वो लोग नागपुर पहुंचे। जाह्नवी ने पहले ही अपने घर वालों को फ़ोन कर बता दी थी कि वो आ रही हैं। कार के रुकने का आवाज़ सुनते ही हॉल में बैठे एक 48 से 50 साल के करीब आदमी ने सोफे से उठते हुए खुशी से दरवाजा के पास जाते हुए बोली, ओ जाह्नवी की माँ, देखो जाह्नवी और सृष्टि आ गए हैं, जल्दी से पूजा की थाली लेकर आओ। तभी किचन में काम कर रही 45 साल की लेडी बोली, आ रही हूँ, आप उन दोनों को दरवाजे पर ही रुकने बोलना। उसके बाद जाह्नवी के पापा दरवाजा खोलकर बाहर आए और उनके गाड़ी से उतर रहे जाह्नवी को देखकर खुश होते हुए फिर से चिल्लाए, हर्ष जल्दी नीचे आओ, तुम्हारी दीदी आ गई। जाह्नवी अपने पापा का आवाज़ सुनकर बोली, पापा आराम से, इतना तो मत चिल्लाए वरना पूरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का बात सुनकर उसके पापा गाड़ी से निकलकर आ रहे सृष्टि को अपने गोद में उठाते हुए बोले, अरे जिसे आना है आने दो, वैसे भी मेरी नातिन आज इतने सालों बाद अपने घर आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी आगे बढ़कर अपने पापा के पैर छुई और फिर साइड से हग करते हुए थोड़ा नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा जी, आपकी नातिन ही सिर्फ इतने सालों बाद आ रही है और मेरा क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे तो लगता है मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं हुई, सारा प्यार अपने नातिन को ही दिया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक 21 साल का लड़का घर से बाहर आता हुआ बोला, हाँ दी, आपने सही कहा, यहाँ आपके आने की खुशी किसी को नहीं है। और आपने आने की खुशी किसी को हो भी क्यों, आपसे ज़्यादा क्यूट और प्यारी मेरी भांजी जो हैं। हर्ष अपने पापा के गोद से सृष्टि को लेते हुए जाह्नवी से बोल रहा था। जाह्नवी उसका बात सुनकर उसको गुस्से में देखने लगी। तभी गेट पर से जाह्नवी की मम्मी बोली, अरे आप लोग सारी बात घर से बाहर ही कर लोगे क्या? घर के अंदर तो आ जाओ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जाह्नवी गेट पर गई और उनके पैर छुई। उन्होंने जाह्नवी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जाह्नवी और सृष्टि की आरती कर उन्हें घर के अंदर आने दी। हर्ष गाड़ी से उनका सामान लाने चला गया और उसके बाद उज्ज्वल जाह्नवी के कहे मुताबिक वहां से चला गया। आइए मिलते हैं कश्यप फैमिली से अंडरस्को। सुरेश कश्यप इस घर के हेड है और वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनकी वाइफ का नाम ममता कश्यप है और वो एक हाउसवाइफ है। उनके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी जाह्नवी कश्यप जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। उनके बाद उनकी एक और बेटी है, उसका नाम प्रिया कश्यप है, जिनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। और सबसे लास्ट में जाह्नवी का छोटा भाई हर्ष कश्यप, जिसकी उम्र 21 साल है और वो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर का स्टूडेंट हैं। हॉल में सृष्टि बीचों बीच सोफे पर बैठी थी और उसके एक साइड सुरेश जी और दूसरे साइड हर्ष बैठकर उसके साथ खेल रहे थे। सृष्टि आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी याद में आज पहली बार अपने नानी घर आई थी और उसे अपनी मॉम के अलावा किसी और से इतना प्यार मिल रहा था। वही किचन में ममता जी जाह्नवी के साथ लंच की तैयारी कर रही थी और जाह्नवी से उसके हालचाल पूछ रही थी। लंच बनने के बाद सभी ने साथ में लंच किया और आज सृष्टि को उसकी नानी यानी ममता जी अपने गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी। लंच करने के बाद जाह्नवी सृष्टि को अपने रूम में ले जाकर सुला दी और खुद भी थोड़ा आराम की। घर के बाकी सब भी थोड़ा देर आराम किए। उसके बाद शाम को जब जाह्नवी का नींद खुला उस वक्त 4:30 बज रहा था। वो सृष्टि को थोड़ा देर वहीं पर सोने के लिए छोड़ दी और बाहर आकर देखी कि उसकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही हैं। जाह्नवी अपनी मम्मी के पास जाकर अपने पापा और हर्ष के बारे में पूछी तो ममता जी ने बताया कि उसके पापा अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं और हर्ष बाजार से कुछ सामान लाने गया है। तभी उस घर का डोर नॉक हुआ और जाह्नवी खोली तो हर्ष आया हुआ था। हर्ष घर में आकर बाजार से लाया हुआ सामान किचन में रखा और पानी का ग्लास लेकर उससे पानी पीने लगा।
वही जाह्नवी हर्ष के लाए सामान बैग से निकाल रही थी, तभी सृष्टि रूम से अपनी आंखें मलते बाहर आए और मॉम मॉम पुकारने लगी। जब वो हॉल में आकर वहां पर अपनी मॉम को सामान निकलते देखी तो बोली, मॉम आप अकेले अकेले मार्केट चली गई क्या? सृष्टि का बात सुनकर जाह्नवी बोली, नहीं मेरी जान, ये तो आपके हर्ष मामू लेकर आए हैं, पर आप क्यों पूछ रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अपनी मॉम का बात सुनकर बोली, ओ मुझे भी बाहर घूमने जाना है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि का बात सुनकर हर्ष उसके पास आकर उसको गोद में लेकर सोफे पर बैठते हुए बोला, अच्छा तो हमारी प्रिंसेस को बाहर घूमने जाना है तो आपके मामू आपको बाहर जरूर घूमने लेकर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हर्ष का बात सुनकर सृष्टि खुश होते हुए बोली, यू आर द बेस्ट मामू। तभी जाह्नवी बोली, ओके आप बाहर घूमने जा सकती है, पर उसके पहले आप चलिए हम आपको रेडी कर देते हैं। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि तुरंत खुश होकर जाह्नवी के साथ रेडी होने चली गई। वो एक क्यूट सा टेडी बियर प्रिंट का टी शर्ट और फ्लावर प्रिंट का हॉट पहनी। सृष्टि के बाल जाह्नवी ने पोनी में बना दिए थे और एक क्यूट सा हेयर बैंड लगाई हुई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। सृष्टि जब तैयार होकर आई तो हर्ष के पास आते ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, मामू मामू चलो ना, मैं रेडी हो गई। हर्ष उसके साथ जाते हुए जाह्नवी और ममता जी से बोला कि वो जल्दी ही उसे घुमा कर ले आएगा। वो घर से बाहर निकला ही था कि आस पड़ोस के कुछ औरतें हर्ष से उस प्यारी बच्ची के बारे में पूछी, तब उन्हें पता चला कि ये जाह्नवी की बेटी है। ये जानकर वो भी खुश हुई कि जाह्नवी वापस आ गई है। हर्ष सृष्टि को लेकर मार्केट में चला गया और फिर उसे वही एक पार्क में ले जाकर उसके साथ खेला। उसके बाद सृष्टि के बोलने पर उसने उसे बुढ़ी के बाल खिलाए और फिर बलून भी खरीद कर दिए। करीब 1 घंटा घूमने के बाद वो दोनों घर आए और सृष्टि खुश होते हुए अपने हाथ में बलून लेकर दौड़ते हुए आए और घर में 3 एक्स्ट्रा लेडी को देखकर वो 2 पल के लिए रुक गई। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाकर दौड़कर गई और खुश होते हुए बोली, मॉम मॉम देखो, मामू ने मुझे बलून दिया और आप जानती हो उन्होंने मुझे कैंडी फ्लोकस भी खिलाए। जाह्नवी उसका बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके हाथ से बलून लेते हुए बोली, ओह नाइस, अच्छा अब आप इन सब के पैर छूकर आशीर्वाद लो, ये सब आपकी नानी हैं। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि ओके बोलकर वहां पर बैठी तीनों लेडीज के पैर छुई और वो सभी उसको आशीर्वाद दिए। वहां पर बैठी रीना आंटी जिन्हें सृष्टि ने लास्ट में पैर छुई थी, उन्होंने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके सर पर किस करते हुए बोली, हमेशा खुश रहो बेटा और आप तो बहुत ही प्यारी हो, बिल्कुल डॉल की तरह। 18 सृष्टि को पिता का प्यार। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सृष्टि को लेकर नागपुर आती है उसके नाना नानी से मिलवाने के लिए। सृष्टि पहली बार अपनी नाना नानी और मामू से मिलकर बहुत खुश थी और वो उनके द्वारा इतना प्यार पाकर बहुत खुश थी। वो सभी लंच कर आराम करते हैं और फिर जब सृष्टि शाम में उठती है उसके बाद वो हर्ष के साथ शाम में घूमने जाती हैं। जब वो घूमकर घर आती है तब वो घर में आस पड़ोस की कुछ लेडीज को देखती है और उनसे मिलती हैं। सृष्टि को रीना आंटी कहती है कि वो बिल्कुल डॉल की तरह लग रही हैं। अब आगे अंडरस्को। उनका बात सुनकर सृष्टि बोली, थैंक यू नानी, पर मामू तो मुझे प्रिंसेस बोलती है तो मैं डॉल की तरह कैसे प्यारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना प्यारा बात सुनकर वहां पर सभी हंस दिए। तभी उनके बगल में बैठी मधु आंटी बोली, अरे बेटा आप बिल्कुल प्रिंसेस वाली डॉल की तरह प्यारी और क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। उनका बात सुनकर सृष्टि ओह बोलकर मुस्कुरा दी और फिर जाह्नवी उससे बोली, सृष्टि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हाथ पैर धोने में हेल्प करती हूँ, आप बाहर से खेल कर आए हो ना। उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम की बात सुनकर सृष्टि ओके बोलकर उनके साथ चली गई और तभी मधु आंटी ममता जी से बोली, सृष्टि तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बस इसका चेहरा कहीं ना कहीं इसके बाप पर गया है, जैसे आंखें और नाक। मधु आंटी का बात सुनकर रीना आंटी बोली, हाँ मधु तुम सही कह रही हो, वैसे जाह्नवी को बहुत मुश्किल होती होगी अकेले रहकर अपना काम और अपनी बेटी को संभालना। तभी वहां पर जाह्नवी की आवाज आती है जो सृष्टि के साथ आ रही थी। उसने उनकी बातें सुन ली थी इसलिए बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अपनी बेटी को संभालने में। तभी वहां पर बैठी तीसरी औरत जिनका नाम सुनीता था वो बोली, अरे जाह्नवी, इनका मतलब था कि किसी मर्द की कमी तो खलती ही होगी। घर संभालने के लिए किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। उनका बात सुनकर जाह्नवी हर्ष को इशारा की तो हर्ष सृष्टि को अपने साथ अपने रूम में खेलने के लिए चला गया। उसके बाद जाह्नवी वापस अपने जगह पर बैठते हुए बोली, मुझे अपनी बेटी और खुद के घर को संभालने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तभी मधु आंटी बोली, बेटा हम मान सकते हैं तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, पर सृष्टि वो तो अभी बच्ची है ना, उसे तो एक पिता के प्यार की ज़रूरत पड़ती होगी। और तुम कब तक अकेले रहोगी, तुम्हें भी तो किसी ज़रूरत पड़ती होगी ना, जो तुम्हें तुम्हारे काम में हाथ बाटाए, तुम्हें प्यार करे। मधु आंटी की बात सुनकर जाह्नवी बोली, नहीं पड़ती मुझे किसी की ज़रूरत और मुझे किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, और जहाँ तक बात रही सृष्टि को पिता का प्यार देने का, वो उसे मैं अकेले दे सकती हूँ और हमेशा से देती भी आई हूँ। तभी ममता जी बोली, अरे बस भी कीजिए आप सब ये बातें करना, ये लीजिए आप सब चाय पीजिए। उद्धरण चिन्ह। चाय का कप हाथ में लेते हुए रीना आंटी बोली, तुम सृष्टि को एक पिता का प्यार तो दे सकती हो, पर एक पिता की कमी कभी नहीं पूरी कर सकती।
क्या सृष्टि ने कभी तुमसे अपने पिता के बारे में नहीं पूछा है क्या? एक बेटी को उसकी माँ से ज़्यादा उसका पिता समझता है और हर बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से प्यार करती हैं। उद्धरण चिन्ह। रीना आंटी का बात सुनकर जाह्नवी के हाथ गुस्से की वजह से मुठ्ठियां बंध गई, पर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर बोली, आप उसके किस पिता की बात कर रही हैं? वो उसका पिता कभी था ही नहीं। और वो मेरी बेटी को क्या प्यार करेगा? उसे तो अपनी बेटी की कभी ठीक से शक्ल तक नहीं देखी। इतना बोलकर जाह्नवी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी ममता जी बोलती है, तुम लोग को उसके सामने ये सब बात करने की क्या जरूरत थी? एक तो वो 4 साल बाद घर आई है और फिर से वही सब सुनने से उस पर क्या बीत रही होगी। तभी ममता जी का बात सुनकर सुनीता जी बोली, अरे ममता, हम तो सही ही बोल रहे थे कि सृष्टि को एक पिता के प्यार की जरूरत है। हम सब समझते हैं कि जो जाह्नवी के साथ हुआ वो गलत हुआ। तभी मधु आंटी बोलती है, हाँ वैसे भी तुम उसके दूसरे शादी के बारे में सोचो। उसे भी एक अच्छा पार्टनर मिलेगा जो उसे और सृष्टि दोनों को प्यार देगा। उद्धरण चिन्ह। ममता जी उनका बात सुनकर बोली, अरे बस भी करो ये सब बातें, और वैसे भी मैंने उसके शादी के लिए वैसे भी जल्दबाजी कर दी थी। अब वो खुद अपना जिंदगी जिस तरह से जीना चाहती है वैसे उसे जीने दो, हम उस पर अब अपना फैसला नहीं थोपना चाहते। ममता जी का बात सुनकर रीना आंटी बोली, अरे तुम उसकी माँ हो और ये हक है तुम्हारा कि तुम उसके अच्छे जीवन के लिए फैसले लो। तभी ममता जी बोलती है, वो भी तो अब एक माँ है, और क्या पता जिससे वो दूसरी शादी करे वो सृष्टि को अपनाने से इनकार कर दे या उसे वो प्यार ना दे पाए। ऐसे ही उनकी थोड़ी देर बातें होती है और फिर वो तीनों लेडीज अपने अपने घर चली जाती हैं। वही जाह्नवी ये सब बातें सुनकर उसका दिल पता नहीं क्यों बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वो छत पर चली जाती है और वहां खुली हवा में खड़ी होकर अभी की बातें सोचने लगती हैं। उसके दिमाग में बस एक चीज़ चल रहा था, सृष्टि को एक पिता का प्यार मिलना चाहिए। वो ये सोचकर ही उसके दिमाग में वो दिन याद आया जिस दिन सृष्टि जन्म ली थी और आशीष हॉस्पिटल आकर बस एक बार जाह्नवी को देखा था और बस उसका हाल चाल पूछा। उसने तो सृष्टि को जाह्नवी के पास लेटे हुए देखा तो सही, पर उसे अपने गोद में क्या उसको टच तक नहीं किया था। उसी वक्त जाह्नवी का दिल पूरी तरह से टूट गया था। और उसके बाद भी जब जाह्नवी अपने ससुराल में रही और जब भी आशीष घर आया उसने एक बार भी उसको प्यार से उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा। वो करीब 1 महीने ही रही, पर उस 1 महीने में आशीष मुश्किल से 8 से 10 दिन घर पर रात में रहा होगा, बाकी तो वो अपनी माशुका कहे या गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर पर ही रहता था। जाह्नवी को ये सब याद आ रहा था जिसकी वजह से उसके आंखों में आंसू गिरने लगे थे। तभी उसे सृष्टि की आवाज़ सुनाई दी जो पीछे से बुला रही थी। जाह्नवी छत पर रेलिंग पर हाथ रखकर रोड की तरफ चेहरा की हुई थी, इसलिए सृष्टि को पता नहीं था कि वो रो रही हैं। सृष्टि का आवाज़ सुनते ही जाह्नवी जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछी और पीछे मुड़कर सृष्टि के तरफ देखने लगी। सृष्टि अपनी मॉम से अपने हाथ में लिए हेयर क्लिप को उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, मॉम मुझे ये क्लिप लगा दो ना, मामू को तो लगाने भी नहीं आता है। सृष्टि की बात सुनकर जाह्नवी नीचे जमीन पर बैठ गई और उसके हाथ से हेयर क्लिप लेकर उसके बालों में लगाने लगी। अब ये आंसू जो होते हैं ना, अगर आप उन्हें किन्हीं से छुपाने के लिए तुरंत पोंछ भी दोगे तो जो आंखों में बचे रहते हैं ना, वो अपने आप निकल जाते हैं, खासकर उस इंसान के सामने जो आपके रोने का वजह हो। और यही हुआ जाह्नवी के साथ भी। उसके आंखों में जो कुछ बूंदें बची हुई थी वो उसके आंखों से निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गए। सृष्टि की नज़र जब जाह्नवी के आंसू पर गई तो वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मॉम आप रो क्यों रही हो? सृष्टि का बात सुनकर जाह्नवी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, वो बस आपकी मॉम के आंखों में धूल चली गई थी। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि जल्दी से जाह्नवी के दोनों आंख के पास जाकर फूंक मारी और बोली, अब आप ठीक हो ना मॉम? सृष्टि के बात पर जाह्नवी उसके गालों पर किस करते हुए यस बोली। 19 सौरभ का दिल टूटना। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी अपने माँ पापा के यहाँ आई हुई रहती है और वहाँ शाम में उसके आस पड़ोस की कुछ औरतें उससे मिलने आती हैं। वो सभी जाह्नवी को दूसरी शादी करने की बात करते हैं और सृष्टि को एक पिता का प्यार देने के बारे में बोलते हैं। जाह्नवी को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता, इसलिए वो टेरेस पर खुली हवा में चली जाती हैं। सृष्टि भी वहाँ उससे अपने हेयर क्लिप लगाने आती हैं। अब आगे अंडरस्को। उसके बाद वो दोनों टेरेस पर से नीचे आ गए और सृष्टि हॉल में अपने नानू के पास बैठकर उनके साथ खेलने लगी। जाह्नवी किचन में अपने मम्मी की डिनर बनाने में हेल्प करने लगी। ममता जी जानती थी कि जाह्नवी इस वक्त उदास है, इसलिए उन्होंने उससे सृष्टि के स्कूल और उसके नए ऑफिस वगैरह के बारे में बात करने लगी। डिनर बनने के बाद सभी ने साथ में डिनर किया और फिर सृष्टि को दवाई खिलाने के बाद उसको सोने के लिए कमरे में ले जा रही थी। पर सृष्टि आज नाना जी और नानी के साथ सोने की जिद करने लगी, जिससे जाह्नवी मना नहीं की और वो ममता जी और सुरेश जी के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई। जाह्नवी भी अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप निकालकर कुछ काम करने लगी। वो करीब रात के 1 बजे तक काम की, उसके बाद उसे नींद आने लगा तो वो सो गई। सृष्टि को अपनी नाना नानी के यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और संडे को उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सभी मॉल शॉपिंग करने चले गए। मॉल में अधिकतर चीज़ें सृष्टि की पसंद की ली गई थी और जो भी सृष्टि खरीदने को बोल रही थी वो ममता जी, सुरेश जी और हर्ष खरीद कर दे रहे थे।
जाह्नवी बार बार अपनी मम्मी और पापा को मना कर रही थी क्योंकि सृष्टि के पास पहले से ही बहुत सारे खिलौने थे और ड्रेसेज भी। पर जाह्नवी की बात वहां पर कहाँ कोई मानने वाले। सब ने शॉपिंग खत्म कर वही एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच किए और फिर सभी घर आ गए। सृष्टि बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए वो सीधे सो गई और फिर जाह्नवी ने अपना और सृष्टि का बैग पैक किया। जाह्नवी बैग पैक करने के बाद अपनी मम्मी को ढूंढते किचन में आई तो देखी कि वो किचन में कुछ डब्बे पैक कर रही हैं। जाह्नवी उनके पास जाते हुए बोली, मम्मी ये आप क्या पैक कर रही हो? ममता जी जाह्नवी का बात सुनकर बोली, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस अचार और कुछ सृष्टि के लिए कुछ कुकीज़ हैं। जाह्नवी अपनी माँ की बात सुनकर बोली, क्या माँ क्यों इतना सारा दे रही हो, वैसे भी वहाँ ये अचार कौन खाएगा? जाह्नवी का बात सुनकर ममता जी बोली, तुम खाओगी अचार और कौन खाएगा, वैसे भी यहाँ पर मैं ही खाती हूँ, बस बाकी रखा हुआ ही रहता है। ममता जी का बात सुनकर जाह्नवी बोली, तो आप इतना अचार बनाती ही क्यों हो, अब तो प्रिया भी नहीं है। वो इतना बोलते बोलते चुप हो गई। ममता जी भी प्रिया का नाम सुनकर वो भी शांत हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद जाह्नवी ही बात बदलते हुए बोली, वैसे मम्मी हर्ष का कॉलेज कब तक खत्म होने वाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का बात सुनकर ममता जी भी फिर उससे नॉर्मल बात करने लगी। शाम 5 बजे के करीब जाह्नवी के घर के बाहर एक कार आकर रुकी और फिर जाह्नवी और सृष्टि उसमें बैठकर वापस मुंबई के लिए निकल गए। सुरेश जी, ममता जी और हर्ष तीनों ही सृष्टि के इतना जल्दी जाने से उदास थे, पर कल मंडे से सृष्टि का स्कूल भी था और जाह्नवी का भी ऑफिस था, इसलिए उन्होंने उन्हें वापस वीकेंड पर आने के लिए कहा। जाह्नवी उनकी बात मान गई और फिर वो दोनों मुंबई के लिए निकल गए। वो सब रात के करीब 8 बजे मुंबई पहुंचे। नैना पहले ही घर आ गई थी और वो डिनर बना रही थी। जाह्नवी और सृष्टि फ्रेश हुए, उसके बाद डिनर कर जाह्नवी सृष्टि को दवाई खिलाई और फिर वो दोनों ट्रैवलिंग और नागपुर में घूमने के कारण थक गए थे, इसलिए सो गए थे। अगली सुबह मंडे को जाह्नवी और सृष्टि डेली रूटीन के अकॉर्डिंग योगा कर तैयार हुए, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर स्कूल और ऑफिस के लिए निकल गए। जाह्नवी सृष्टि को पहले स्कूल छोड़ी और उसके बाद अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर वो पहले सौरभ का शेड्यूल बनाए और फिर अपना काम करने लगी। जब सौरभ ऑफिस पहुंचा तो जाह्नवी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर शेड्यूल का डायरी लेकर उसके कैबिन में चली गई। जाह्नवी सौरभ को कॉफ़ी देते हुए गुड मॉर्निंग बोली और फिर उसका शेड्यूल बताने लगी। पूरा शेड्यूल बताने के बाद सौरभ उससे पूछा, तुम सैटरडे को ऑफिस क्यों नहीं आई थी? जाह्नवी सौरभ का सवाल सुनकर बोली, वो मैं अपने मम्मी पापा से मिलने गई हुई थी। जाह्नवी का सवाल सुनकर सौरभ बोला, मम्मी पापा से मिलने गई थी, मतलब तुम यहाँ किनके साथ रहती हो? जाह्नवी सौरभ का सवाल सुनकर अपनी बाहें चढ़ाते हुए पूछी, आपको इससे क्या मतलब, मैं किसी के भी साथ रहूं? जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ बोला, ओह तो तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। सौरभ ये बोलते वक्त उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर ही अंदर सौरभ सोच रहा था कि जाह्नवी उसके सवाल का जवाब ना में दे। सौरभ जाह्नवी को किसी और के साथ सोचकर भी उसका दिल दर्द करता था। जाह्नवी सौरभ का सवाल सुनकर बस एक नॉर्मल लाइन बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ का फेस पर बहुत बड़ा स्माइल आ गया, पर थोड़ी ही देर में वो स्माइल गायब हो गया और वो फिर से पूछा, वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों और कब हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी उससे एक एक बात पर जोर देते हुए बोली, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने जिससे प्यार किया वो तो आया ही नहीं। इतना बोलकर जाह्नवी सौरभ के कैबिन से बिना कुछ बोले निकल गई। सौरभ भी उसका बात सुनकर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाह्नवी क्या बोल कर गई अभी। सौरभ के माइंड में बस जाह्नवी का लास्ट लाइन घूमता रहा, जिससे मैंने प्यार किया वो तो आया ही नहीं। सौरभ के मुंह से अपने आप निकल गया, क्या उसने अभी प्यार कहा? क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी? पर मैं कब नहीं गया उसके पास, मैं तो उसके जवाब का इंतजार ही तो कर रहा था, पर वही थी जो किसी और से प्यार। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते बोलते सौरभ को उस दिन का याद आने लगा जिस दिन वो जाह्नवी से लास्ट टाइम मिला था। उस दिन जाह्नवी बहुत खुश थी और सौरभ से बोली थी कि आज वो जिससे प्यार करती है उसे अपने दिल की बताएगी। सौरभ को कहीं ना कहीं लगा था कि वो उससे ही अपने प्यार का इजहार करेगी, पर जाह्नवी किसी का नाम तक नहीं ली थी। उसके बाद भी सौरभ के दिल में एक उम्मीद थी कि जाह्नवी उससे ही प्यार करती है, इसलिए जाह्नवी के बोलने पर सौरभ उस दिन उसके कॉलेज के पास छुट्टी टाइम उसका वेट कर रहा था। करीब 15 मिनट हो गए थे उसके छुट्टी को हुए, पर अभी भी जाह्नवी कॉलेज से बाहर नहीं आई थी, इसलिए सौरभ खुद उसके कॉलेज में उसको ढूंढने चला गया। सौरभ जब कॉलेज में एंटर किया तो गार्डन में एक जगह बहुत सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी और सबसे यस से यस बोल रहे थे। सौरभ जब वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का घुटने के बल बैठा एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। वो लड़की कोई और नहीं जाह्नवी थी और जाह्नवी सबके मुंह से यस सुनकर वो उस लड़के के तरफ हाथ बढ़ाए। सौरभ के दिल में जो उम्मीद था वो भी जाह्नवी के हाथ को बढ़ते देख टूट गया और साथ में उसका दिल भी।
इसलिए सौरभ वहां पर उसके आगे बिना कुछ देखे और जाह्नवी से बात किए वहां से चला गया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन तक चेंज कर लिया और कभी जाह्नवी के लाइफ में दोबारा आने के बारे में नहीं सोचा। 20 झूठ बोलने की सजा। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी से जब सौरभ पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं तो वो सीधा मना कर देती हैं। सौरभ के कैबिन से जाते ही सौरभ को उस दिन का बात याद आने लगता है जब जाह्नवी को कोई और लड़का प्रपोज कर रहा था। सौरभ का वो देखकर दिल टूट जाता है और फिर वो जाह्नवी के लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। अब आगे अंडरस्को। सौरभ को फिर से उस पल को याद कर उसके आंखों में आंसू आ गए और वो खुद से बोला, क्यों जाह्नवी क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझ में आखिर क्या कमी थी? तुम भी जानती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। उस पल हर वक्त मेरे दिल में तुम रहती थी और अभी भी रहती हो। यही वजह है जो आज तक मैंने किसी को अपने पास तक आने नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से फिर से प्यार करूं और वो मुझे छोड़ फिर किसी और के पास चला जाए। और तुमने तो आज मुझसे सफ़ेद झूठ बोल दिया कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उद्धरण चिन्ह। सौरभ यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो सौरभ ने कम इन बोला। अंकित कैबिन से अंदर आया और बोला, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, सभी मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। सौरभ होके बोलकर वो टेबल पर से एक ग्लास पानी पिया और उसके बाद वो मीटिंग रूम में चला गया। सौरभ के कैबिन से निकलने के बाद ही जाह्नवी भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम में चली जाती हैं। जाह्नवी उसकी सेक्रेटरी थी तो उसे सौरभ के साथ हमेशा रहना पड़ता था। सौरभ मीटिंग रूम में जाकर अपने जगह पर बैठ जाता है और उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती हैं। ये मीटिंग करीब आधा घंटा चलता है। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। सौरभ सभी को बाहर जाते देख रहा था तभी वो उस मीटिंग को अटेंड कर रहा एक लड़का को रोकता है जिसका नाम रवि रहता है। रवि सौरभ के अचानक रोकने से उसको अब डर के मारे पसीने आने लगते हैं और वो फिर थोड़ी हिम्मत कर सौरभ के सामने आ जाता है और उससे क्या काम है ये पूछता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सौरभ बिल्कुल शांत लहजे में बोलता है, तुम्हें किसने यहाँ के प्रोजेक्ट डिटेल चोरी करने के लिए बोला है? सौरभ का बात सुनकर रवि डर जाता है कि सौरभ को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो थोड़ा लड़खड़ाते आवाज में बोलता है, सॉरी सर, पर आप किस डिटेल की बात कर रहे हैं और मैंने कोई डिटेल चोरी नहीं की है। सौरभ उसका बात सुनकर बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलता है, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शांति से जो पूछ रहा हूँ वो बता दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच्चाई निकलवाने के। सौरभ के एक्सप्रेशन भले ही नॉर्मल और शांत था पर उसका बात सुनकर किसी को भी डर लग सकता था। जाह्नवी सौरभ के पीछे ही खड़ी थी और उसे देख रही थी, पर रवि सौरभ का बात सुनने के बाद भी मानने को तैयार नहीं था कि उसने प्रोजेक्ट की डिटेल किसी को भेजी है। सौरभ को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो टेबल पर रखे फ़ोन से अंकित को कॉल कर अंदर बुलाया। अंकित अपने साथ में 2 बॉडीगार्ड के साथ आया था और वो दोनों बॉडीगार्ड अंदर आते ही रवि के पीछे खड़े हो गए। सौरभ अंकित को देखकर बोला, इसे ये याद दिलाओ कि इसने किस प्रोजेक्ट की डिटेल हमारे राइवल कंपनी को भेजी है। सौरभ का बात सुनकर अंकित एक फाइल वही टेबल पर रवि के सामने रख देता है और तभी सौरभ बोलता है, इसे पढ़ो, शायद तब तुम्हें याद आ जाए। रवि वो फाइल डरते हुए हाथ में लेता है और फिर उसको पढ़ने लगता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। सौरभ अपने जगह से खड़ा होता है और उसके हाथ से फाइल लेकर फेंकते हुए बोलता है, अब तो याद आ गया होगा। अब जब तुमने गलती की है तो उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। सौरभ का बात सुनकर रवि अपना हाथ जोड़ते हुए बोलता है, सॉरी सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहक गया था कुछ पैसों के लालच में, इसलिए ये सब हो गया। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। रवि का बात सुनकर सौरभ टेबल पर टेक लगाकर अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये तो तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद वो अंकित को बोलता है, इसका रेजिग्नेशन लेटर इसके हाथ में थमा दो और इसे टॉप बिजनेस कंपनी में बैन कर दो। उद्धरण चिन्ह। सौरभ का बात सुनकर रवि उसके पैर पड़ते हुए बोला, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ सर, मुझे बैन मत कीजिए, वरना मैं जॉब कैसे करूंगा, मेरी फैमिली में सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ उसको ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर बॉडीगार्ड से बोला, इसे यहाँ से ले जाओ और ये आज के बाद इस कंपनी के 500 मीटर के रेडियस में भी नजर नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सौरभ का बात सुनते ही दोनों बॉडीगार्ड रवि को उस कमरे से ले गए और उसके पीछे पीछे अंकित भी चला गया। जाह्नवी ने जब देखी कि अब वहां पर उसके और सौरभ के अलावा कोई नहीं है तो वो भी रूम से बाहर जाने लगी। सौरभ जाह्नवी को रूम से बाहर जाते देख बोला, रवि को तो उसके झूठ और मुझे धोखा देने का सजा मिल गया, और तुम्हारा क्या? जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर अपने अगल बगल देखी कि सौरभ किससे बोल रहा है। जब जाह्नवी ने देखा कि सौरभ उससे बोल रहा है तो वो अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोली, आपने अभी मुझसे कहा। सौरभ उसका बात सुनकर वैसे ही टेबल के एक कोने पर खड़ा बोलता है, हाँ क्यों, तुम्हारे अलावा कोई और भी है यहाँ? जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर बोली, पर मैंने कब आपसे झूठ बोला और धोखा दिया? जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ बोला, इतनी जल्दी भूल गई, मुझे लगा नहीं था।
आज सुबह सुबह ही तुमने मुझसे झूठ कहा और अभी भूल भी गई। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को सौरभ का बात समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बोली, मैंने कौन सा झूठ आपसे बोला और किस बारे में? जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ टेबल से अलग हुआ और अपने दोनों हाथ को पॉकेट में डालते हुए बोला, तुमने ही तो सुबह बोला कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर जहां तक मुझे पता है तुम किसी से प्यार करती थी और उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली, मैंने जो बोला सब सच बोला। और हाँ, जिससे मैं प्यार करती थी उसे अपने दिल की बात भी बताने वाली थी, पर वो आया ही नहीं। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ चौंकते हुए बोला, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? उस दिन मैंने खुद अपने आंखों से तुम्हें एक लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करते देखा था और तुम बोल रही हो कि वो लड़का उस दिन आया ही नहीं। अब चौंकने की बारी जाह्नवी की थी। वो सौरभ से बोली, आप किस दिन की बात कर रहे हो? मुझे आज तक किसी ने भी प्रपोज नहीं किया, तो मैं किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कब की?